नेक्स्ट लिखिए पॉइंट नंबर 4। साबी के बाद में जयपुर से ही निकलने वाली एक प्रमुख नदी जो अंतःप्रवाही नदी बन चुकी है उसका नाम है बाणगंगा। बाणगंगा नदी का जो उद्गम है बैराट हिल्स जयपुर। बैराट हिल्स जयपुर जिसके किनारे आपने बैराट सभ्यता पढ़ी है। इस नदी का जो कैचमेंट एरिया है वो राजस्थान का अपुआ क्षेत्र है। राजस्थान का कैचमेंट एरिया जो ये नदी कवर करती है जयपुर, या राजस्थान का पूर्वी मैदान भी लिखवाया था इसका, वही है जयपुर दौसा, और जहाँ केवलादेव है वहां जाके समाप्त होती है भरतपुर। तो जयपुर वाया दौसा होते हुए भरतपुर। तो जयपुर दौसा और भरतपुर ये इसका मेन कैचमेंट एरिया है। तो उद्गम बैराट हिल्स जयपुर और कैचमेंट एरिया जयपुर दौसा और भरतपुर। तो ये बैराट हिल्स है, ये इसका उद्गम है जो कि जयपुर में है। यहां से उद्गमित होकर वर्तमान में भरतपुर में समाप्त होती है, और भरतपुर में जिस एरिया में समाप्त होती है वहां इसके ऊपर एक बांध है, डैम है, इसको नाम दिया जाता है अजान डैम। अजान डैम भरतपुर केवलादेव। इसी नदी के ऊपर यहाँ जयपुर में भी एक डैम बना हुआ है जिसको नाम क्या दिया जाता है, रामगढ़ बांध। कभी जयपुर को पानी पिलाता था और आज जयपुर ही इसको पानी नहीं पिलाता। इसका मीनिंग जयपुर से निकलने वाले छोटे मोटे नाले थे उसमें अपन ने कई निर्माण कार्य करके और इस नदी में पानी की आवक को काफी कम कर दिया है। तो बाणगंगा नदी धीरे धीरे सूखने लग गई। ये वही बाणगंगा नदी है। फोन क्लास में नहीं, बाहर जाके करो, इच्छा होती है तभी मिला के बैठ जाते हो। हाँ? मुझे हल्के में लिया है या क्लास को? तो दोनों ही नहीं है। तो इसका मीनिंग ये जो नदी यहाँ से उद्गमित होती है तो उसके बाद में दो प्रमुख बांध, एक रामगढ़ जयपुर जो जयपुर के प्रमुख पेयजल परियोजना थी पहले, और आज जब भी बारिश होती है तो अखबार में 50 बार जून से लेकर और सितंबर के बीच में कोई 50 बार इस बांध का नाम आएगा कि रामगढ़ क्षेत्र से फिर अतिक्रमण नहीं हटाए गए। रामगढ़ लिखा हुआ आएगा, इसके ऊपर माला चढ़ी हुई आएगी, कहीं रामगढ़ बीत गया है, कहीं नदी बीत गई, नदी में ही पानी नहीं है। तो ये इसका प्राचीन मार्ग है, ये जो आगे की ओर डॉट डॉट करके अपन ने दिखाया है। तो प्राचीन मार्ग है, इसका मीनिंग नदी आज वर्तमान में किस में नहीं जाती, यमुना में नहीं जाती। यमुना में इसका संगम नहीं होता यूपी में। तो वे सहायक नदियां जो मुख्य नदी में मिलने से पहले समाप्त हो जाती हैं, उन नदियों के लिए एक शब्द यूज होता है रुंडित नदी। तो राजस्थान में बाणगंगा नदी को रुंडित भी कहा जाता है। इसके जयपुर के पास में अपन अलवर की ओर जाते हैं ना, तो वहां एक जगह आती है ताला गांव। कौन सा? ताला विलेज आता है, ताला गांव। तो ताला गांव से इसकी एक सहायक नदी आया करती थी, मुख्य सहायक नदी। उस ताला नदी के मिलने के कारण इसके अंदर पानी का प्रवाह और तेज होता। तो इस बाणगंगा नदी को ही दूसरा नाम दे दिया गया ताला नदी। बाकी ताला इसकी सहायक नदी का नाम है। तो ताला नदी राजस्थान की किस नदी को कहा जाता है? बाणगंगा।
और कहा जाता है बाण मारने की आवश्यकता पांडवों में अर्जुन को इसलिए पड़ी थी विराट की पहाड़ियों में, क्योंकि जब उनका जो अज्ञातवास चल रहा था, 12 साल का तो उनका वनवास था, और शायद कौन सा एक दिवस था जिस दिन उनका ये समाप्त होना चाहिए था, इस कारण उनको 1 साल का अज्ञातवास और काटना पड़ा था। तो यही था ना, 12 साल प्लस 1 साल, 13 साल। तो जो अज्ञातवास जैसे ही समाप्त हुआ, तो कहा जाता है अर्जुन ने माँ गंगा को याद किया, क्योंकि अपने वटवृक्ष में या जो जहां उन्होंने अपने धनुष और बाणों को छुपाया हुआ था, उनको जैसे ही निकाला तो उन्होंने सोचा माँ गंगा का जो पानी है इनमें इनको पवित्र करके और उसके बाद में इनको काम में लेंगे। तो माँ गंगा की स्तुति या याद किया, तो कहा जाता है माँ गंगा जब प्रकट हुई तो उन्होंने कहा कि अर्जुन तुम मुझे याद करते हुए जहाँ पे भी अपने बाण चलाओगे वहां मेरी धारा निकलेगी, और उस धारा में तुम्हारे जो बाण है ये पवित्र होंगे, यानी पुनः मेरे जल से जो कहा जाता है गंगा का जल सबसे पवित्र माना जाता है, तो उस जल से वो जल इन बाणों को प्राप्त होगा। तो कहा जाता है कि अर्जुन ने विराट की पहाड़ियों को बाणों से भेदना शुरू किया, तो वहां से जो पानी निकला बाणों के लगने से उसको कहा जाता है बाण गंगा। तो ये बाण किसने मारे, इस कारण इसको कहा जाता है अर्जुन की गंगा। तो ये अर्जुन की गंगा, बाण गंगा। सहायक नदी बड़ी कौन है इसकी, ताला। सॉरी। मुख्य नदी में गिरने से पहले जो सहायक नदियां समाप्त होने लग जाती हैं उनको नाम क्या दिया। तो 2012 से ये अंतःप्रवाही नदी की श्रेणी में आ चुकी है रुंडित नदी। तो रुंडित राजस्थान की और भी नदियां, लेकिन जो देखते देखते समाप्त होती है उसको ये दर्जा देते हैं। तो वर्तमान में रुंडित नदी का दर्जा राजस्थान में केवल जो देखते देखते समाप्त हो गई है वो कौन है, बाणगंगा। बाकी हमने देखा नहीं है, घग्गर है वो बहुत पहले से ऐसे ही है हमारे लिए, यानी जो पहले की जो प्राचीन सभ्यताएं जिनके बारे में अपने को पता भी नहीं है। तो इसका मीनिंग उस समय उसके अंदर पानी अच्छा था, लेकिन वर्तमान में धीरे धीरे उसमें पानी क्या हो गया, जब से हम देख रहे हैं ज्ञात सभ्यताओं में तब से उसमें पानी कम ही है। तो इसमें डायग्राम बना रहे हो, ये वाला बना लिया, नहीं बनाया वो बनाओ। जिन्होंने बना लिया वो लिखिएगा। एक तो इस नदी के कुछ उपनाम है वो लिखो। अर्जुन की गंगा, रुंडित नदी और ताला नदी। अर्जुन की गंगा, रुंडित नदी और ताला नदी। इसमें नोट में अलग से लिख लेना रुंडित। रुंडित का अपना एक मीनिंग होता है, ये मीनिंग लिखो, इसका मीनिंग क्या है। रुंडित का मीनिंग होता है वे सहायक नदी जो मुख्य नदी में गिरने से पहले समाप्त हो जाती। वे सहायक नदी जो मुख्य नदी में गिरने से पहले समाप्त हो जाती। वे सहायक नदी जो मुख्य नदी में गिरने से पहले समाप्त हो जाती है। वे सहायक नदी जो मुख्य नदी में गिरने से पहले समाप्त हो जाती है। वे सहायक नदी जो मुख्य नदी में गिरने से पहले समाप्त हो जाती है। उदाहरण बाणगंगा ब्रैकेट में लिख देना 2012। एग्जाम्पल या उदाहरण बाणगंगा ब्रैकेट में 2012। तो इसको अंतःप्रवाही नदी की लिस्ट में कब से शामिल किया हुआ है, 2012 से। इसका मीनिंग आपके बड़े भाई, चाचा जी या पापा की किताबें अगर हाथ में है तो उसमें लिखा हुआ है बाणगंगा बंगाल की खाड़ी की नदी है। तो इसका मीनिंग पुरानी किताबों में आज भी इसको बंगाली की खाड़ी लिखा हुआ है, जबकि नवीनतम बुक्स के अंदर इसको अंतःप्रवाही नदी का दर्जा प्राप्त है। अब इस नदी पे बने हुए दो प्रमुख बांध है, तो नेक्स्ट इसी में लिखो डैम प्रोजेक्ट या बांध परियोजना। डैम प्रोजेक्ट या बांध परियोजना।
तो डैम प्रोजेक्ट में इसमें एक तो आता है अजान बांध और एक आता है रामगढ़। तो रामगढ़ डैम का तो इम्पोर्टेंस आज वर्तमान में खत्म हो गया है क्योंकि बांध में पानी नहीं है इसमें। लेकिन अजान डैम का आज भी महत्व है क्योंकि केवला देव या घना पक्षी विहार में ये पक्षियों को पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए काम में लिया जाता है। लेकिन धीरे धीरे बाणगंगा नदी में पानी की आवक कम होने के कारण धीरे धीरे इस बांध में भी पानी क्या हो गया है, कम हो गया है। और बांध में पानी कम होने के कारण इसको करौली से आने वाली एक नदी है गंभीर, गंभीर पे वहां करौली में एक बांध बना हुआ है पांचना डैम, जो गंभीर के 5 सहायक नदियों पे बना हुआ है। तो 5 नदियों पे बना होने के कारण उसको नाम क्या दिया गया है, पांचना डैम। 5 नदियों पे बना होने के कारण पांचना डैम या पांचना बांध। तो ये जो पांचना बांध है करौली वाला, इस पांचना बांध का जो अतिरिक्त पानी है वो अतिरिक्त पानी किस में सप्लाई होता है, अजान डैम। या यूं कहेंगे कि अजान बांध में पानी की कमी होने पर जल आपूर्ति पांचना डैम। तो पांचना डैम में कौन सी नदी आती है, गंभीर नदी। एक चित्तौड़ की ओर बहती है वो है गंभीरी, और ये पूर्वी राजस्थान में करौली के आसपास बहती है ये गंभीर। ये इस तरीके से याद रखनी है आपको, क्योंकि ये राजस्थान में चंबल के बाद दूसरी सीधी यमुना में जाने वाली नदी है इस साइड से। और ये यमुना है, तो यमुना में सीधी जाने वाली राजस्थान की एकमात्र नदी चंबल, सॉरी एकमात्र नदी नहीं, चंबल। और राजस्थान से उद्गमित एकमात्र नदी जो यमुना में अब डायरेक्ट जाती है उसका नाम है गंभीर। तो राजस्थान से उद्गमित एकमात्र नदी गंभीर है जो सीधे यमुना में जाती है। पहले 3 नदियां ऐसी हुआ करती थी जो यमुना में जाया करती है, एक बाणगंगा भी थी, लेकिन बाणगंगा समय के साथ क्या हो गई, अंतः प्रवाही। तो इसका मीनिंग है इसके ऊपर जो करौली में डैम बना हुआ है इस साइड में, उस डैम से पानी सप्लाई की जाती है अजान डैम को, बाणगंगा वाले बांध को। तो इस साइड में जो दिल्ली और यूपी की ओर जाती है उसका नाम है गंभीर। गंभीर अपने एक खिलाड़ी भी रहे हैं इंडियन टीम में, कहाँ से खेलते थे, दिल्ली से। तो ये इस साइड में जो दिल्ली की ओर जा रही है उसका नाम है गंभीर। क्या नाम है, गंभीर। और जो इस साइड में मध्य प्रदेश से और चित्तौड़ की ओर आ रही है उसका नाम है गंभीरी। तो जो दिल्ली की ओर जा रहे हैं वो है गंभीर, गौतम गंभीर, तो वो गंभीर। और जो इस साइड से है वो गंभीरी। तो चित्तौड़ का जो दुर्ग है वो गंभीर पे नहीं है, वो गंभीरी और बेड़च। और जो इस साइड में जो दिल्ली और यूपी की ओर जा रही है वो कौन सी है, वो है गंभीर रिवर। तो ये जो अजान डैम लिखा है, इस अजान डैम के जस्ट नीचे नोट में लिखिएगा, जब अजान बांध में पानी की कमी होती है, आजकल ये अच्छे क्वेश्चन पूछने लगे, बांधों की कमी होने पर सप्लाई कहाँ से जाती है। जैसे पश्चिमी राजस्थान में जवाई बांध में पानी की कमी होती है तो उदयपुर से ही जल सुरंग से जलापूर्ति होती है। तो वैसे जब अजान बांध में पानी की कमी होती है तो जल आपूर्ति पांचना डैम, पांचना डैम, कौन सी नदी, गंभीर नदी। तो जलापूर्ति पांचना डैम ब्रैकेट में गंभीर नदी से की जाती है। तो जलापूर्ति पांचना डैम ब्रैकेट में गंभीर नदी से की जाती है। जलापूर्ति पांचना डैम ब्रैकेट में गंभीर नदी से की जाती है। इसके बाद में जो अंतःप्रवाही नदी है उसमें लिखे नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 में लिखिएगा, अपने विष्णु के एक अवतार को कहा जाता है वराह अवतार। इस नदी को कहा जाता है वराह रिवर, वराह नदी।
इस रूपा रेल का उद्गम आपको मैंने बताया हुआ है, जब अरावली की पहाड़ियां बताई थी तो उस समय मैंने बताया था उदयनाथ पहाड़ी। अलवर से नाथ करवाए थे, एक तो हर्षनाथ और एक उदयनाथ हिल्स। उदयनाथ हिल्स अलवर। कैचमेंट एरिया या अपवाह क्षेत्र। कैचमेंट एरिया है इसका अलवर और भरतपुर। उदयनाथ हिल्स अलवर, कैचमेंट एरिया अलवर और भरतपुर, दोनों एनसीआर डिस्ट्रिक्ट हैं जो नेशनल कैपिटल रीजन में शामिल है, अलवर और भरतपुर। हाँ बताओ क्या बात है, कुछ विशेष है तो। कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। हाँ जी, ये वाली नदी गगर। खंडेलाई पहाड़ियों से चूरू की ओर जाने वाली कांतली नदी। जयपुर से अलवर का कोना लेकर इधर जाने वाली साबी। ये जयपुर और किसको कवर कर रही है, अलवर को। इस साइड में जयपुर बैराट की पहाड़ियों से दौसा होते हुए भरतपुर अजान डैम। इसका मीनिंग जो यहाँ बीच में आ गई नदी ये है अलवर और भरतपुर में, ये आती है कौन सी, रूपा रेल नदी। तो नीचे की ओर ये बाणगंगा नदी, बाणगंगा के ऊपर इस साइड में अलवर भरतपुर वाली रूपा रेल। रूपा रेल के ऊपर जो जयपुर और अलवर की ओर होते हुए हरियाणा की ओर निकल रही है साबी। जयपुर के ऊपर की ओर जाएंगे सीकर, सीकर के ऊपर झुंझुनू, तो सीकर झुंझुनू वाली कांतली, और उसके बाद में ऊपर चूरू के उत्तर में हनुमानगढ़ और गंगानगर वाली। तो नदियों का ये क्रम इस तरीके से होता है, ऊपर घगर है, बाद में इस बॉर्डर पे कांतली है, कांतली बाद में जयपुर अलवर वाले पार्ट में साबी है, जयपुर दौसा भरतपुर वाले पार्ट में बाणगंगा, और इसमें अलवर और भरतपुर के बीच में यहाँ वाले पार्ट में यहाँ पे है रूपा रेल नदी या वराहा नदी। अब ये जो वराहा नदी है, ये उदयनाथ हिल्स और उदयनाथ हिल्स का ये है उद्गम। उदयनाथ हिल्स यानी ये अलवर वाला पार्ट है। ये इस पे भरतपुर की ओर बनी हुई है मोती झील, जिसको लाइफ लाइन ऑफ भरतपुर कहा जाता है, भरतपुर की जीवन रेखा। इस जीवन रेखा से इस तरीके से एक लिंक नहर निकाली गई है जिसको नाम दिया जाता है सुजान गंगा। ये सुजान गंगा है, इसके पानी को पहुंचाया गया है लोहागढ़, लोहागढ़ के चारों ओर। और इसके चारों ओर जो खाई बनी हुई है इसमें इस पानी को डालकर, और पुराने समय में ये युद्ध लड़ा जाता था, जिस समय लोहागढ़ के चारों ओर कोई भी सेना आती तो इस नहर के माध्यम से इसमें पानी डाल दिया जाता पारिक के अंदर खाई में, और बाद में इसमें भूखे मगरमच्छ छोड़े जाते, तो आगे आने वाली जो भी सेना है वो अटैक नहीं कर पाती। यानी जब मगरमच्छ हैं इस पानी और जलीय क्षेत्र में होते तो इसके 1-1 किलोमीटर दूर तक सेना नहीं रहती थी, वो घसीट के ले आते थे लोगों को। तो इसका मीनिंग है इनकी सेना की मजबूरी थी कि वो 1 किलोमीटर दूर से ही प्रहार करे, तो 1 किलोमीटर दूर से क्या प्रहार होगा,
भाई 5 फीट दूर से ही नहीं हो सकता ढंग से। और जिस समय गोला और बारूद जब बनना स्टार्ट हुआ तो इन लोगों ने भरतपुर में क्या कर दिया, इन्होंने बाहर एक दीवार बना रखी थी किले के बाहर, उसके अंदर और बना दी और बीच बीच में मिट्टी डलवा दी कि दूर से अगर कोई गोला मारा भी जाए तोप का इसके पास में आकर तो ये गोला है, ये इस दीवार को, पहली दीवार को भेदे। तो जैसे ही, क्योंकि पहले के गोले क्या है, जनरली जो गोले का प्रहार था वही इंसान को मारता था तुरंत ब्लास्ट नहीं होते थे, ब्लास्ट टाइम लगता था उसके अंदर, और गोले का जो ब्लास्टिंग पावर है वो भी कम था, क्योंकि बारूद की क्वालिटी आज की जो क्वालिटी है वैसे नहीं। आज तो एक पॉकेट में इतना बारूद है या इस प्रकार का मटेरियल आ गया है कि पूरे शहर को उड़ा सकते हो। उस समय बारूद का प्रभाव कम हुआ करता था, इतनी प्रभावशाली नहीं थी। एक तोपची है, वो बेचारा गोला चलाने से पहले ये सोचता था कि छिपूंगा कहाँ, क्योंकि गोला चलाते ही उस तोप का ब्लास्टिंग इतना तेज होता था उसके कान के पर्दे फट जाया करते। तो तोपची क्या है कि कानों के ऊपर वो पट्टा रुमाल होता था ना बड़ा सा, वो बांधते थे मोटे मोटे इसके अंदर, और पीछे कई कई तोपें तो जो बहुत तेज गर्जन करती थी उनके पास में पानी के कुंड बनाए जाते पास में, तोपची उसमें आग लगा कर कुंड में कूदना पड़ता ताकि वो साउंड है उससे कान के पर्दे नहीं फट जाएं। पता चला कि एक युद्ध और एक युद्ध के बाद में अगले में यूं करना पड़े हाँ, तो आवाज लगे कि गोला उधर चला और वो हाँ हाँ में रह जाए। तो इसका मीनिंग ये है कि ये जो तोपें थी, इन तोपों के जो गोले के प्रहार थे उस दीवार को गिराने में समर्थ होते थे। तो इनको ये लगता है कि गोले का अगर प्रेशर आया तो अपन बीच में मिट्टी डलवा देते हैं ताकि अगर ये दीवार के लगता है तो ये दीवार खिसक जाएगी इधर, यानी इस वाली दीवार का सपोर्ट मिल जाएगा। लेकिन ये खिसकेगी तब जब बीच में मिट्टी होगी, अगर पूरी कठोर बना दी तो प्रेशर से पूरी दीवार ही गिर जाएगी। तो इसका मीनिंग है कहीं ना कहीं जो मिट्टी है, ये मिट्टी बीच में स्प्रिंग का काम करने वाला पार्ट, जैसे ही गोले के ऊपर उस पर दीवार पे लगेगा तो ये दीवार पीछे धकेली जाएगी, तो सामने दीवार का सपोर्ट आ गया दूसरे का। शाम को उस समय युद्ध सूर्यास्त के साथ ही युद्ध समाप्त हो जाया करते। तो जहां से अगर दीवार को नुकसान पहुंचाया जाएगा वहां फिर सुबह तक मरम्मत कर दी जाएगी, तो अगले दिन फिर गिराओ और फिर वापस खड़ी कर देंगे। तो जब तक किले की दीवार नहीं गिरेगी तब तक सामने वाली सेना केसरिया के ऊपर नहीं आएगी, यानी अंतिम युद्ध के ऊपर वो नहीं आएगी, तब तक किले से बाहर नहीं निकलेगी, वो किले में रह के ही लड़ेगी। तो बाद में होता है उनका शाखा और केसरिया, इधर शाखे की तैयारी होती है और उधर केसरिया की। पहले क्या होता है, केसरिया पहले वो लड़ने के लिए निकलते हैं, उसके साथ साथ पीछे पीछे, सॉरी जौहर शाखा तो दोनों ही होते हैं ना संयुक्त रूप से। तो भरतपुर के किले को कहा जाता है कि एक अभेद्य किला है जिसको भेदा नहीं जा सका है। अजय किला है, विजय किला है, तो अजयगढ़ है, विजयगढ़ है, लोहागढ़ है। तो ये लोहागढ़, लोहागढ़ रूपा रेल के कारण, किसके कारण, रूपा रेल के कारण। तो रूपा रेल का पानी सुजानगंगा के माध्यम से इसमें डाला जाता है। इसमें नोट में लिखिएगा। बना लिया डायग्राम, बनाना चाहते हो? क्या हो गया? ये कौन सा फोबिया होता है?
लिखवाएंगे, गंभीर रहेगी तब। तो इसमें ये एक दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक तो मोती झील, मोती झील कहाँ स्थित है? भरतपुर में। और मुख्यतः इसका जो पानी है सिंचाई में काम में लिया जाता है। तो डायग्राम के जस्ट बाद में नोट या विशेष में लिखिए, एक तो मोती झील, मोती झील अंडरलाइन करके इसके आगे लिखिए। भरतपुर में स्थित मीठे पानी की झील, भरतपुर में स्थित मीठे पानी की झील। भरतपुर में स्थित मीठे पानी की झील जिसका जल जिसका जल सिंचाई में उपयोगी होता है। इस कारण इसे भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है, लाइफ लाइन ऑफ भरतपुर। सिंचाई में उपयोगी होता है, जिसका जल सिंचाई में उपयोगी होता है। मोती झील भरतपुर में स्थित मीठे पानी की झील जिसका जल सिंचाई में उपयोगी होता है। इस कारण इसे भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। इस कारण इसे भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। इसी झील वाले पॉइंट में ही जो लिखा हुआ है आपने, जो अपने सवाल होते हैं ना पानी में, तो इसमें जो ब्लू और ग्रीन जो एल्गी होता है, ग्रीन ब्लू एल्गी यानी नील हरित शैवाल, इस शैवाल से नाइट्रेट खाद तैयार की जाती है। इस शैवाल को सुखा कर उसके बाद में नाइट्रेट खाद तैयार की जाती है। तो इस झील में नील हरित शैवाल पाया जाता है जिससे नाइट्रेट खाद बनाई जाती है। इस झील में नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल पाया जाता है जिससे नाइट्रेट उर्वरक या खाद बनाई जाती है। अपन जो यूरिया वगैरह कट्टा लेकर आते हैं उसमें सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होती है? नाइट्रेट। लिखा रहा है कट्टे के नाइट्रेट 46%, बाकी अन्य तत्व जो होते हैं। तो इसका मीनिंग जो नाइट्रेट खाद है, वो नाइट्रेट खाद मुख्यतः जिस शैवाल से अधिक तैयार, वो तो बनती है केमिकली प्रोसेस से। यूरिया जो लेकर आते हैं ये होती है जो नेचुरल होती है। इसका मीनिंग है नील हरित शैवाल। जैसे दक्षिण अमेरिका में एक पक्षी पाया जाता है पेरू के अंदर, पेरू के तट पर, उसके बेट को कहते हैं गुयाना, उसके बेट से खाद बनती है। वो भी नाइट्रेट खाद होती है, पौष्टिक होती है, जमीन की फर्टिलिटी को बढ़ाती है वो। तो भरतपुर की जीवन रेखा के बाद में या खाद वाला पॉइंट है, इसके बाद में नेक्स्ट है सुजान गंगा। सुजान गंगा क्या है? सुजान गंगा मोती झील, मोती झील एवं लोहागढ़ को जोड़ने वाला लिंक या चैनल। मोती झील एवं लोहागढ़ को जोड़ने वाला लिंक या चैनल है, लिंक या चैनल है। सुजान गंगा मोती झील एवं लोहागढ़ को जोड़ने वाला लिंक या चैनल है, फुल स्टॉप।
यानी एक कनेक्टिंग पार्ट है, जैसा डायग्राम में अपने को दिख रहा है कि मोती झील और लोहागढ़ को जोड़ने वाला जो लिंक या चैनल है, उस लिंक या चैनल को नाम क्या दिया जाता है? उसको सुजान गंगा नाम दिया जाता है। अब जैसे यहाँ से राजस्थान के पूर्वी भाग की और कुछ प्रमुख अंतःप्रवाही नदियों को अपन ने कंप्लीट किया है। जयपुर अलवर हरियाणा वाली साबी, जयपुर दौसा भरतपुर वाली बाणगंगा, और यहाँ अलवर और इसके बीच में भरतपुर के बीच में यह है रूपा रेल, ए और बी वाली। राजस्थान में इनके बिल्कुल अपोजिट की बात करें पश्चिम की ओर, तो यहाँ बाड़मेर के अंदर एक गांव आता है कोटरी विलेज, कोटरी गांव। कोटरी गांव से निकलने वाली एक नदी है काकनी या काकनेई, यह भौगोलिक नाम है इसका, काकनी या काकनेई। यह है लास्ट वाला काकनेई। यहाँ से बहते हुए जैसलमेर के अंदर यहाँ बालूका टीलों के बीच में समाप्त होते हुए झील बनाती है बुज झील। तो राजस्थान में बुज झील कहाँ स्थित है? बुज झील है जैसलमेर में। बुज झील कहाँ है? बुज झील जैसलमेर में। मीठे पानी की झील है जो किस नदी पर बनी हुई है? काकनी। काकनी को लिखने में राजस्थान की सबसे छोटी नदी लिखा जाता है, लेकिन इससे भी छोटी नदियां हैं, क्योंकि इसकी जनरली लंबाई 17 किलोमीटर। तो 17 किलोमीटर तो बहुत लंबी है, कम नहीं है। राजस्थान में बहुत सारे ऐसे नदी नाले हैं जो 5 किलोमीटर में ही दम तोड़ देते हैं। तो इसका मीनिंग है कि राजस्थान के अंदर नदियों की लंबाई बहुत कम भी मिलती है। तो लिखने में फैक्ट वाले कोई ऑथेंटिक बुक्स नहीं लिखती है, बाकी कुछ गाइड वाइड वाले ये शब्द यूज कर लेते हैं कि काकनी जैसलमेर। तो जैसलमेर में जो भी नदी और नाले होंगे वो छोटे ही होंगे, क्योंकि वहां सामान्यतः वर्षा सबसे, तो जलवायु के अंदर बताया था राजस्थान का सबसे शुष्क जिला कौन सा है? जैसलमेर। जैसलमेर में भी सम जहां वर्षा काफी कम होती है। तो पश्चिमी राजस्थान में इस एरिया में वर्षा काफी कम होती है, सामान्यतः नदी का उद्गम ही नहीं होता। जब भी कोई सदियों में या दशकों में एक आधी बार बहुत अच्छी बारिश होती है तो ये नदी निकलती है तब जैसलमेर वाले कहते हैं कि निकल पड़ी हमारी मसूरदी। क्या निकल पड़ी? तब उन लोगों में बड़ी मशहूर होती है जब उसका पानी का फ्लो होता है तब। तो राजस्थान की मसूरदी नदी किस नदी को कहा जाता है? तो काकनी का ही दूसरा उपनाम है मसूरदी नदी। तो हेडिंग डालिएगा नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, भौगोलिक नाम है काकनी। काकनी या काकनेई नदी। काकनी या काकनेई नदी। काकनी या काकनेई नदी, इस नदी का जो उद्गम है ये कहां से होता है? ये होता है कोटरी विलेज से। कोटरी गांव, जैसलमेर। कोटरी गांव, जैसलमेर। कैचमेंट एरिया या अपवाह क्षेत्र, इसका जो कैचमेंट एरिया है ये मुख्यतः जैसलमेर ही है, जहां से उद्गम लिखा वही है। तो ये नदी बहते हुए जहां जाके गिरती है उस झील को नाम क्या देते हैं? बुज झील। तो इसका मीनिंग बुज झील का निर्माण ये खुद ही करती है। बुज झील जैसलमेर में, बुज झील जैसलमेर में काकनी नदी पर स्थित मीठे पानी की झील। बुज झील जैसलमेर में काकनी नदी पर स्थित मीठे पानी की झील। बुज झील जैसलमेर में काकनी नदी पर स्थित मीठे पानी की झील। काकनी नदी पर स्थित मीठे पानी की झील।
जिसमें आगे जगह हो, अगर ब्रैकेट में तो लिख दो उपनाम। इस एरिया में स्थानीय नाम क्या है इसका? मसूरदी, या फिर लास्ट में लिख दो जगह नहीं हो तो। जैसलमेर में इस नदी का स्थानीय नाम, और आगे डेस करके लिख दो मसूरदी। इसके आगे ब्रैकेट में लिख दो चाहे उपनाम। दूसरा नाम क्या है? मसूरदी। तो मसूरदी राजस्थान में किस नदी को कहा जाता है? काकनी को कहा जाता है। तो इसका मीनिंग राजस्थान के उत्तर में अंतःप्रवाही नदी घग्गर, झुंझुनू सीकर में बहने वाली अंतःप्रवाही नदी कांतली, जिसके कैचमेंट एरिया को तोरावटी, जिसके किनारे सीकर में स्थित सभ्यता गणेश्वर, और झुंझुनू में जयपुर के बैराट से लेकर दौसा और भरतपुर में बहने वाली नदी बाणगंगा। जयपुर अलवर होते हुए गुड़गांव मैदान साबी, अलवर भरतपुर के बीच में रूपारेल, भरतपुर में उस पे कौन सी झील? मोती झील। मोती झील को किससे कनेक्ट किया हुआ है? सुजान गंगाई द्वारा लोहागढ़ को कनेक्ट किया हुआ है सुजान गंगाई माध्यम से। राजस्थान में बाणगंगा नदी है, उस पे भरतपुर में कौन सा बांध है? अजान बांध। जयपुर में अजान बांध में जब पानी की कमी होती है तो जलापूर्ति पांचना बांध या गंभीर नदी करौली से की जाती है। और राजस्थान के पश्चिम में जो बुज झील है वो किस नदी पर है? काकनी या मसूरदी नदी के ऊपर। अब राजस्थान में इसके अलावा बच गई वो सभी अंतःप्रवाही नदियां एक साथ आएंगी। तो पॉइंट नंबर 7 में लिख दो अन्य अंतःप्रवाही नदियां। अन्य अंतःप्रवाही नदियां सांबर झील जयपुर, अजमेर और नागौर। जयपुर, अजमेर और नागौर। मनोहरपुर हिल्स, यहां से आने वाली नदी मेंथा। इस साइड में सीकर से नागौर वाली सीमा में आके मिलने वाली नदी का नाम है खंडेल। खंडेला पहाड़ी होती है, सीकर से आने वाली नदी का नाम खंडेल। इस साइड में जयपुर के इस साइड में आता है अजमेर, ये अजमेर वाले पार्ट से, और सांबर में आने वाली का नाम होता है रूपनगढ़। ये अजमेर के नाग हिल से निकलती है। तो नाग हिल्स या नाग पहाड़ी से निकलने वाली दो नदियां, एक तो लूनी है और एक रूपनगढ़। तो रूपनगढ़ जहाँ मेगा फूड पार्क भी बना हुआ है इंडस्ट्रीज का। तो राजस्थान में मेगा एग्रो फूड पार्क राजस्थान में 4 हैं, लेकिन मेगा एग्रो फूड पार्क एक ही है जो अजमेर के रूपनगढ़ में बना हुआ है। और इसी रूपनगढ़ से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? रूपनगढ़ नदी। तो अजमेर से आने वाली नदी सांबर में रूपनगढ़, और अजमेर के इस साइड में उत्तर पश्चिम की ओर चलते हैं तो आता है नागौर। तो जो नागौर वाला पार्ट है इस क्षेत्र से, और सांबर में आने वाली नदी का नाम होता है खारी। तो ये खारी दूसरी, एक तो लूनी में पड़ चुके हैं पहले खारी, एक यहाँ पे और एक बनास में और आएगी जो कि बिजराल पहाड़ियों से निकलती है राजसमंद वाली। तो राजस्थान में खारी तीनों उपवा तंत्र में आती है। अरब सागर में अभी अंतः प्रवाह वाली देख रहे हैं, और एक आगे बंगाल की खाड़ी वाली और आएगी। तो राजस्थान में अंतः प्रवाही नदियां खारी कितनी है? 3 है। अब ये इसमें जो 4 सांबर का निर्माण 5 नदियों से होता है। एक अजमेर से निकलने वाली नदी है जो कि बनास में जाती है, जिसका नाम है बांडी नदी। उसी का एक पार्ट है जो इसमें आके मिलता है जिसको कहते हैं बांडी का नाला। बांडी का नाला, तो ये बांडी का नाला आके इसमें मिलता है। तो सांबर का निर्माण कितनी नदियों से होता है? 5। अब इन 5 नदियों में से जो मुख्य, अब ये बांडी का नाला है तो क्या बांडी का ही एक पार्ट है। तो नदियां अगर इसमें पूछ रहे हैं कितनी नदियां, तो आंसर रहेगा 5। सांबर में वह नदी जो सर्वाधिक लवण या नमक लेकर आती है, मुख्य नदी इसमें मानी जाती है मेंथा।
मेंथा नदी है जिसको मेंढा भी कहा जाता है, मेंथा या मेंढा नदी। मेंथा या मेंढा नदी जो इसमें आके गिरती है। तो सांबर में सर्वाधिक लवण लाने वाली नदी मेंथा। तो एक तो आप ये याद रखो कि सांबर कौन कौन से जिलों की सीमा पर है? जयपुर, अजमेर, नागौर। जिन जिलों की सीमा पर, उसके अलावा एक जिला और है जहां से नदी आ रही है, इसमें सीकर। तो इसमें तीन तो वो जिले जयपुर, जयपुर, अजमेर, नागौर जिनकी सीमा पे, उसके अलावा एक जिला और सीकर। इन चारों जिलों में सबसे मेन जिला कौन सा है? मेन वो है जो स्टेट की कैपिटल है। तो जो मेन है वहां से आती है मेंथा। जो मेन है वहां से मेंथा। राजस्थान में खारे पानी की झील कहाँ है? नागौर में अधिक झीलें अधिक हैं, उदयपुर में खारे पानी की झीलें हैं। तो जहाँ खारे पानी की झील है वहां से आती है खारी। खंडेलाई पहाड़ी कहाँ पर है? वहां से आती है खंडेल। तो सीकर से आने वाली खंडेल, नागौर से आने वाली खारी। इन चार जिलों में जो मेन जिला अजमेर जयपुर है, वहां से आने वाली जो मेन है वो मेन था। अंग्रेजों का गढ़ किसको माना जाता है? अजमेर को। जहां अंग्रेजों ने शासन किया था, अजमेर मेरवाड़ा पे। तो जो अंग्रेजों का गढ़ है वहां से आती है रूपनगढ़। कौन से आती है? तो ये ध्यान रखना कि सांबर में आने वाली रूपनगढ़ है, रूपा रेल नहीं है। रूपा। तो एक अच्छा क्वेश्चन ये पूछा था, सांबर में कौन सी नदी नहीं गिरती? ये काफी इजी क्वेश्चन आता है। तो जो गिरती हैं वो चार प्रमुख है, और एक जो पांचवी अपन ने बांडी का नाला जो बताया था अभी। तो सांबर का निर्माण 5 नदियों से होता है, जिसमें 4 अंतःप्रवाही नदियां ये हैं। तो इसका मीनिंग पांचवी पूर्णतः अंतःप्रवाही नदी नहीं है, उसका मुख्य भाग है वो बनास का पार्ट है। तो इसमें सांबर के अंदर ये चारों नदियां दिखाते हुए, अब सांबर एक प्रकार का विशेष प्रकार का नदी प्रतिरूप बना रहे हैं। जब नदियां किसी पहाड़ी से निकलकर और उसके चारों ओर अलग अलग डायरेक्शन में जाती हैं, उसके चारों ओर अलग अलग डायरेक्शन में जाती हैं, जैसे ये वाला पार्ट है, यहां से नदियां निकलकर अलग अलग डायरेक्शन में जाती हैं, तो इन नदियों को नाम क्या दिया जाता है? अपकेंद्रीय नदी प्रतिरूप। अपकेंद्र का मीनिंग बाहर की ओर जाना। और जब नदियां चारों ओर से बहते हुए एक पॉइंट पर आके मिलती हैं, जैसे सांबर, तो इस प्रकार के नदी प्रतिरूप को नाम देते हैं अभिकेंद्रीय नदी प्रतिरूप। एक नदियां जो मुख्य नदी अपनी मुख्य धारा में बहते हुए और अपनी सहायक धाराओं को अपने अंदर मिलाते हुए चलती है, तो इसका मीनिंग है जो मुख्य नदी है वो तो है तने के रूप में, और सहायक नदियां वो हैं ब्रांचेज के रूप में। इसको कहते हैं वृक्षाकार प्रतिरूप। कौन सा प्रतिरूप? वृक्षाकार। मुख्य नदी है वो तने के रूप में, सहायक नदियां शाखाओं के रूप में। तो अपने देश की, अपने प्रदेश की और विश्व की अधिकांशतः नदियां कौन सा प्रतिरूप बनाती हैं? वृक्षाकार या ध्रुमाकृतिक प्रतिरूप। लेकिन राजस्थान में सांबर किसका उदाहरण है? ये सेंट्रीपिटल रिवर पैटर्न का, यानी नदियां चारों ओर से आके एक केंद्र पे मिलती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? अभिकेंद्रीय नदी प्रतिरूप। तो ये सांबर वाला डायग्राम बना के और उसके जस्ट नीचे लिख देना, सांबर अभिकेंद्रीय नदी प्रतिरूप का उदाहरण है। सांबर अभिकेंद्रीय नदी प्रतिरूप यानी सेंट्रीपिटल रिवर पैटर्न का एग्जाम्पल है। नदी प्रतिरूप का मीनिंग होता है रिवर पैटर्न, यानी नदी बहते हुए कैसा पैटर्न बना रही है। तो ऐसा पैटर्न बना रही है कि जिसमें नदियां चारों ओर से आगे एक पॉइंट पे मिलती हैं, इसको कहते हैं अभिकेंद्रीय। तो राजस्थान में अभिकेंद्रीय नदी प्रतिरूप का बेस्ट उदाहरण कौन है? सांबर। सांबर अभिकेंद्रीय प्रतिरूप का उदाहरण है। और इस सांबर में मिलने वाली सबसे लंबी नदी जो इसमें लवण की मात्रा सर्वाधिक डालती है, तो इसमें एक लाइन और लिख देना, सांबर में सर्वाधिक लवण लाने वाली नदी, सांबर में सर्वाधिक लवण या नमक लाने वाली नदी, सांबर में सर्वाधिक सांबर में सर्वाधिक नमक लाने वाली नदी। और आगे लिख दो मेंथा या मेंढा। मेंथा या मेंढा।
एक पॉइंट और लिखो है, लिखो। सांबर का निर्माण, सांबर का निर्माण 5 नदियों से होता है। डायग्राम में 4 ही दिख रही होंगे, लिख दो 5 नदियों से होता है। पांचवी बांडी का नाला बोली जाती है, मुख्य बांडी नहीं है, बांडी से डाइवर्ट पार्ट होता है, बांडी का नाला। जैसे साबी को बोलते हैं ना नजफगढ़ के अंदर नजफगढ़ का नाला का निर्माण 5 नदियों से होता है क्या, कि ब्रैकेट में लिख दो बांडी का नाला, बांडी का नाला प्लस 4 मानचित्र में। कहाँ दिख रही हैं? 4 मानचित्र में दिख रही हैं, और एक बांडी का नाला उसके अलावा। बांडी का नाला प्लस 4 मानचित्र में दिख रही हैं। 4 मानचित्र यानी मैप में बनाई है आप लोगों ने 4। हाँ लिखना था तो